असीम वकार, आप लोग झूठे प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं, आप लोग झूठे कहते हैं कि ये लोग मुस्लिम के विरोधी हैं। वो तो साफ कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का हक क्या मार दें कांग्रेस के इस नारे को देखते हुए, और आप लोग उनको बदनाम करते हैं। अब एक प्रधानमंत्री, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जब अपनी स्पीच अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पे केंद्रित कर दे तो ये बात समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काम ही नहीं किया है। वो आज भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के सहारे हैं। उनको लग रहा है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को बांट के ही चुनाव जीता जा सकता है। ये कन्फर्म हो गया, ये पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री ने काम अगर किया होता तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जगह पे काम की बात हो रही होती, देश के विकास की बात हो रही होती। ये कंफर्म हो गया। अब आप अपनी नजर से प्रधानमंत्री के भाषणों को देख रहे हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम पॉलिटिकल लीडर हैं, तो हम अपनी नजर से प्रधानमंत्री के भाषणों को देख रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के मुद्दों उस पे नाम पे होना चाहिए, और मुझे लगता है कि चुनाव गरीबी और अमीरी पर होना चाहिए, देश के विकास और विनाश के मुद्दों पे होना चाहिए कि कौन से मुद्दों से विनाश हो रहा है, कौन से मुद्दों से विकास हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो आज भी 2014 से पहले के जो मुद्दे थे, 2009 2008, उसको जगाकर लोगों के दिलों में नफरत भर के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि भविष्य के ऊपर बोलिए क्या करना है। आपने तो कहा था कि देश में हम फाइटर प्लेन अपने बनाएंगे, अब दुनिया भारत से प्लेन खरीदेगी। एक शेर लेकर आए थे, बबर शेर, उस पर लिखा हुआ था मेक इन इंडिया। वो शेर ने तो आत्महत्या कर ली, मर गया शेर, क्योंकि उसको लगा कि प्रधानमंत्री जी ले तो आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मेक इंडिया के शेर को जो खाना दे रहे हैं वो दे रहे हैं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी गरिमा बनाना पड़ेगी। हम लोग को अगर ये बताना पड़ेगी प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे तो फिर हम आगे क्या कहें। अब प्रधानमंत्री अब आपकी चिंता कर रहे हैं तो भी आपको पसंद नहीं आ रहा। अभी वो अल्पसंख्यकों के हक की बात कर रहे हैं तो भी आपको पसंद नहीं आ रहा। देश की जबान, ठीक है, धर्म विशेष की जबान नहीं होना चाहिए। अरे तो धर्म विशेष तो आपकी, धर्म विशेष की पॉलिटिक्स तो आप भी करते हैं, वो कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। आप भी तो धर्म विशेष की पॉलिटिक्स करते हैं, आप कौन से धर्म विशेष की पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन मैं जरा दिखाना चाहता हूं असीम वकार, मैं यहां अभी अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि देश का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, मुसलमानों का, हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न समझिए। चितरंजन गगन, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। आइए जल्दी से बिग वॉल पर दिखाइए मुझे पीसीआर यहां पर क्या कहता है देश का वोटिंग पैटर्न। अगर आप देखें 2004 से 2019 तक बीजेपी और कांग्रेस को मुस्लिमों का पैटर्न अगर आप देखें तो 2004 में 7% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस को 36% पे यहां वोट मिलता है। बीजेपी को 2009 में 4%, कांग्रेस को 38%। अगर 2014 में देखें तो बीजेपी को 8%, कांग्रेस को 38%। 2019 में भी 8% मुस्लिमों ने वोट दिया बीजेपी को, जबकि 33% वोट कांग्रेस को मिले हैं। यह मुस्लिमों का वोट पैटर्न कहता है यहां पर। इसी के अलावा अगर हिंदू वोट पैटर्न को देखें जल्दी से, तो आपको यह हिंदू का वोट पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह से बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से बड़ा फायदा मिला है। और यही वजह है कि इसकी काट विपक्षी पार्टियों ने जाति जनगणना के तौर पर चला है, जाति जनगणना का दाव। 2019 के चुनाव में देश भर में बीजेपी को आप देखिए कितने वोट मिले थे यहां पर। यह जो हम आपको रिसर्च दिखा रहे हैं, ये प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2019 में बीजेपी को उत्तर भारत में 68% हिंदू वोट मिले, मध्य भारत में यह आंकड़ा 65% था, जबकि दक्षिण भारत में यह सबसे कम 19% था। पूर्व भारत में 46% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, जबकि पश्चिम भारत में यह आंकड़ा 56% था। वही सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर भारत में 73% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। कुल मिलाकर बीजेपी को पूरे भारत में करीब 49% हिंदुओं के वोट मिले हैं। अब चितरंजन गगन, मैं आपके पास आऊंगा। यहां पर साफ है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो बात हो रही थी, वो वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, बीजेपी के पक्ष में कैसे जाता है। लेकिन
शिवानंद तिवारी ने एक नई लकीर खींच दी है, मैं तो वो सवाल लेकर आऊंगा। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं पिछलों को 50% आरक्षण मिले, और जबकि आपकी पार्टी जब से ये आरक्षण की बात सामने आई है, जब से, चितरंजन गगन को प्लीज स्क्रीन पर लाइए, जब से ये जातिगत जनगणना की बात आई है, तब से वो कह रहे हैं कि हम तो ये सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उनकी गिनती कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस है, तमाम पैरामीटर गिना रहे हैं, और आप आज 50% आरक्षण का गारंग आने लग गए। तो आप कह दीजिए कि ये तो पूरी चुनावी राजनीति है, आरक्षण की मांग है, यही लेकर आप आगे बढ़ेंगे जाति जनगणना को पूरे देश में? चितरंजन गगन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। सवाल आप ही से था। शिवानंद तिवारी आप ही के नेता है ना? हाँ, थोड़ा दोहराइए उसको। शिवानंद तिवारी आप ही के नेता है ना? हाँ। वो कह रहे हैं कि 50% पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि आपकी पार्टी, आप लोग ये तमाम दुहाई दे रहे हैं कि ये तो सोशियो इकोनॉमिक एक जनगणना है, हमने आर्थिक पैरामीटर्स पर यह जनगणना की है, जबकि असली पॉलिटिक्स तो फिर यही है कि 50% आरक्षण पिछड़ों को मिले। यही आप राजनीति लेकर आगे बढ़ेंगे, यही असली आपका मकसद है? नहीं, देखिए गौरव जी, जब मंडल आयोग का अनुशंसा लागू हुआ था उस समय सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। 1931 के जनगणना के आधार पर उस समय जो है मंडल आयोग द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब सवाल है कि अब जातीय जनगणना हो गई है, आंकड़ा सामने उपलब्ध है, तो सीधा सवाल है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो सवाल यह है कि जितनी बड़ी संख्या में है, आज भी वे जिस ढंग से पिछड़े हुए हैं, आज भी विकास के मामले में हाशिए पर हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था है, उनके लिए विशेष व्यवस्था करने का कोई जो सो ऐसे नहीं कहा जाता है। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए विशेष अवसर देना। तो उसी के संदर्भ में शिवानंद तिवारी जी ने कहा होगा। लेकिन एक बात जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप जो दिखा रहे थे, उनका जो भाषण आज का दिखा रहे थे, बड़ी आश्चर्य होता है। शायद देश के पहले प्रधानमंत्री, एक तो जो है सो ओरिजिनल ही पिछड़ी जाति से है नहीं, ये तो जो है सो मुख्यमंत्री बने तो राजनीतिक लाभ के लिए अपने जाति को जो है सो पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिए। और मैं समझता हूं कांग्रेस के आपके इंडिया के साथी बता चुके हैं ये जो बात आप बता रहे हैं। मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूं, मुख्य मकसद आरक्षण की पॉलिटिक्स, पूरी 2024 की गणित आरक्षण, यही है ना आपका? सीधा देखिए, गणित 24 से मतलब नहीं है। यह जो है सो काफी लंबे दिनों से यह मांग होती रही है। और जब 1991 में जब मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया था, उस समय जो आंकड़ा उपलब्ध था वह जो काफी पुराना आंकड़ा था, 1931 का था। उसमें भी उस समय उड़ीसा, झारखंड, बिहार शामिल थे। इसलिए जो समझ गया सर, आप आरक्षण की राजनीति नहीं करना चाहते, आप विकास की राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए आपने जाति जनगणना कराई, अब आप यहाँ पर विकास के काम इस जाति जनगणना नहीं, देखिए आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिए। संविधान में व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत विशेष अवसर प्रदान करना है। तो आजादी के इतने दिनों के बाद भी अगर वे पीछे हैं, अगर वे विकास से मरहूम हैं, तो उनके लिए विशेष अवसर की व्यवस्था करना है। इसमें कौन से बड़ा आपत्तिजनक बात हो गई? ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपत्ति का कोई आपत्ति है नहीं। आपत्ति प्रधानमंत्री को है, मुझे नहीं है। और 50% को आरक्षण देंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की बात कही है उससे बहुत ऊपर चला जाएगा आरक्षण, इस पर भी आपत्ति आ सकती है।